नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। 17वीं लोकसभा के आखिरी संसद सत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव बाद एनडीए के 400 पार का ऐलान कर ही दिया। उन्होंने बीजेपी की सीटें भी बता दी, 370। अब सवाल पब्लिक का है कि जब विपक्ष के गठबंधन में सीट समझौते तक नहीं हो पा रहे हैं, तब क्या नरेंद्र मोदी का यही कॉन्फिडेंस उनके जोरदार तीसरे टर्म की गारंटी दे रहा है? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार अपने तीसरे टर्म का जिक्र किया। उन्होंने एक से अधिक बार कहा कि उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने विपक्ष का साथ तो मांगा, लेकिन यह भी कह दिया कि विपक्ष की हर फेंकी हुई ईंट को वो विकसित भारत की नींव में लगा देंगे। अपने भाषण में मोदी ने सरकार में ओबीसी की कम भागीदारी के आरोपों और महंगाई से लेकर ईडी सीबीआई के एक्शन जैसे हर एक मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। मोदी ने अपने सरकार के 10 साल के आंकड़ों को यूपीए के 10 साल के आंकड़ों से तुलना कर बताया कि आज देश कहां पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने स्पीच में पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र कर कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश भी की। सवाल पब्लिक का है कि क्या नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की गारंटी है या फिर यह मोदी का चुनावी माइंड गेम है? अब की बार 400 पार या फिर विपक्ष की चुनौती है दमदार? यही है आज सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री संसद में लगभग 1.25 घंटे बोले। इसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो विपक्ष ने अब तक उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं लगभग सभी का जवाब दे दिया। सुनिए उन्होंने विपक्ष पर किस तरह प्रहार किया। अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है, तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? ये लोग लिख करके रखें कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। उस सवाल का जवाब दिया जिसमें राहुल गांधी बार बार सरकार में ओबीसी की कम भागीदारी की बात करते हैं। सुनिए राहुल के आज के आरोप और उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज मैं अभी सड़क पे था, साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर
साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। वहां पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहां पे आपको दलित मिल जाएगा, वहां पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला, किसी अस्पताल के मैनेजमेंट के ऑफिस में नहीं मिलने वाला। यही हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और हम पता लगाएंगे इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या? जरा निकाल के देखिए। पंडित नेहरू को बीजेपी हमेशा से कश्मीर समस्या खड़ी करने का दोषी बताती रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में नेहरू का जिक्र इसलिए भी आया क्योंकि नेहरू ने भारतीयों को कभी आलसी कहा था। सुनिए नेहरू की स्पीच पर मोदी का ये जवाब। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। ध्वनि संग्रहालय की तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही सोचते। और आज भी वही सोच देखने को मिलती। आक्रामक प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आधार बनाकर 400 पार का ऐलान भी कर दिया। सुनिए उनकी ये चुटकी। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, बीजेपी 370, एनडीए 400 पार। क्या मोदी ने संसद से थर्ड टर्म की गारंटी दे दी है? सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री का विकसित भारत का विजन कांग्रेस के लिए क्या छोटापन? सवाल नंबर 3, लूट का माल लौटाना ही होगा। ईडी सीबीआई पर विपक्ष का विक्टिम कार्ड मोदी ने क्या फेल कर दिया? और नंबर 4 सवाल, परिवारवाद की राजनीति पर मोदी की चेतावनी, विपक्ष सबक लेगा क्या? यही है आज सवाल पब्लिक का।
और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया जी। आज हमारे साथ मलूक नागर जी लोकसभा के सांसद भी हैं, बीएसपी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक। किशोर तिवारी जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उद्धव ठाकरे गुट के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मनोज यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और मनोज यादव जी, वहां विपक्ष की अलायंस तो बनी लेकिन अलाइनमेंट खराब है, सीट शेयरिंग तो हो नहीं रही, अलायंस कहीं जा नहीं रही। और इधर प्रधानमंत्री ने तो ऐलान कर दिया 370 बीजेपी के और 400 पार एनडीए सरकार। अब विपक्ष कौन सी रणनीति लाएगा? क्योंकि जो भी रणनीति ला रहा है वो फेल होती नजर आ रही है, कम से कम जनता की नजरों में। नमस्कार नाविका जी, आपके पैनल में समस्त साथियों को भी मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों का आभार कि वो फिर आज मुझे सुनेंगे और बर्दाश्त भी करेंगे। निश्चित तौर पे जो आपके सवाल हैं वो बड़े मौजूद से सवाल हैं कि प्रधानमंत्री जी का भाषण इतना ओजस्वी, इतना बेहतरीन भाषण रहा कि विपक्ष के पास तो कुछ नहीं बचा है। विपक्ष करे तो क्या करे, यही कुछ ऐसा बन रहा है। मोदी जी, अगर आपको ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि विपक्ष हार गया, विपक्ष खत्म हो गया, तो आपको नीतीश जी को बैरंग वापस भेज देना चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, अजीत पवार को सत्ता में नहीं जेल में होना चाहिए। अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा, वॉशिंग मशीन का नाम ले लिया उन्होंने, उस वॉशिंग मशीन का जिसका बटन वो हर हफ्ते या हर महीने दबाते हैं और क्या करते हैं, क्लीनिंग। कितना है? 70,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है? 50,000 करोड़ क्लीनिंग। कितना है असम का? 10,000 करोड़ क्लीनिंग। उसका उस वॉशिंग मशीन का बटन तो मोदी जी दबाते हैं, तभी तो वो क्लीन होके बाहर निकलते हैं। विपक्ष से इतना डर मोदी जी को मैं पहली किसी देश के प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जो विपक्ष से इतना घबराए हुए हैं और विपक्ष पे ही आरोप लगा रहे हैं। तर्क, अच्छा ये बताइए, हम तो सत्ता में नहीं है, फिर आपको किस बात का खतरा है? और आप सदन में इस बात को कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले मुझे पत्थर ईंट मार रहे हैं। अरे सवाल ना पूछे? आप चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र खतरनाक हो जाए, मतलब सत्ता से कोई सवाल ही ना पूछा जाए, हम आपसे किसी तरीके की कोई बात ही ना करें? तो फिर आप कहे कि बड़े प्रधानमंत्री, फिर कैसे डिफरेंट आप अपने आप को कांग्रेस से और अदर पार्टियों से अपने आप को अलग बताने की कोशिश करते हैं? ये सारी चीजें तो हम जानना चाहते हैं और आपसे सवाल पूछा जाता तो आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। मोदी जी, आप सिर्फ विपक्ष पे सवाल पूछते हो। विपक्ष से कोई सवाल पूछता है, ठीक है, आपकी हमारी कंपटीशन हो सकती है, हमारी और आपकी जो पॉलिसियां हैं उनकी तुलनात्मक अध्ययन उनका किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ विपक्ष पे सवाल। और आपने जवाहरलाल नेहरू जी की तो कह दिया कि आप आलसी समझते थे इस देश के। आप तो कह रहे हैं ना कि आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो 85 करोड़ लोगों को क्यों आप राशन दे रहे हैं? अगर आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आधी से ज्यादा बहुत से सवाल हैं। 85 करोड़ लोगों को, नाविका जी आप कल्पना नहीं कर सकती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी जस्टिफाई अपनी ही बात को कर रहे हैं। और मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म करूंगा, काला धन अभी नहीं आया, हम सब इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी, आप तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म आजीवन हो जाओ, अमर हो जाओ, लेकिन काला धन तो लाओ। कब लाओगे आप? ये भी जनता जानना चाहती है। चलिए गौरव भाटिया जी, विपक्ष के अभी भी सवाल इतने हैं। प्रधानमंत्री ने लगभग उन्होंने 100 मिनट का भाषण दिया, लेकिन सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अब मनोज यादव जी ने जो सवाल खड़े हैं उनका जवाब आप दे दें। मैं बिल्कुल दूंगा नाविका जी, लेकिन सबसे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आत्मविश्वास तब आता है जब किसी व्यक्ति ने मेहनत की हो, ईमानदारी से करी हो और वो देश के प्रति समर्पित हो। आज एक भारतीय होने के नाते मुझे और मैं समझता हूं 140 करोड़ भारतीयों को भी गर्व महसूस हुआ होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे।
नाविका जी, आप सोचिए 2014 के बाद एक आंकड़ा आपको देता हूं, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस, परिवारवादी कांग्रेस, सांप्रदायिक कांग्रेस, और ना यहां पे टूटी साइकिल के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, उनकी सरकार रिपीट हुई थी। आप सोचिए मोदी जी ने क्या काम किया होगा, उनकी विश्वसनीयता क्या होगी कि 2 पूरे टर्म के बाद पूर्ण बहुमत के तीसरी बार वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 370 सीटों से ज्यादा हमारी आएगी। अभी आप सपा से पूछ लीजिए, इनकी 3 सीटें हैं लोकसभा में, ये विधानसभा का चुनाव हार गए, उसके बाद भी बातें कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री पे। और मैं आपको बताता हूं वजह क्या है उसकी। देखिए, अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का दमखम किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात उन्होंने करी, किस चीज का? गरीबों को कैसे मुख्य धारा से जोड़े उसकी बात करी, युवाओं की बात करी, किसानों की बात करी, भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे। आप सोचिए, एक जमाना था, आप पेपर पढ़िए यूपीए के सरकार में, तो केवल और केवल एक न्यूज आती थी, 2G घोटाला 1,76,000 करोड़, कोलगेट घोटाला 2 लाख करोड़ पार हो गया, CWG घोटाला कई हजार करोड़, जीजाजी घोटाला, हर जगह किसानों की जमीन हड़प रहे। आज देश का ईमानदार प्रधानमंत्री डंके की चोट पे कहता है, अगर भ्रष्टाचार किया है एक एक पाई तेरी वसूल लूंगा, और जनता को जाएगी, ये गरीबों की पाई है। और एक बड़ी बात मैं और कह दूं, ये कह रहे थे अभी सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, सपा के प्रवक्ता को मैं बताता हूं वॉशिंग मशीन। देखिए, ये वॉशिंग मशीन है, ये गायत्री प्रजापति दोष सिद्ध है बलात्कार में, खनन घोटाले में। इनको जो आधे मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने हटा दिया था। आपको मालूम है 5 दिन बाद वापसी हो गई और ये पैर छू रहा है मुलायम सिंह यादव जी के, और उसके अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तक कुछ नहीं कर पाए। एक और तस्वीर है, ये देखिए वॉशिंग मशीन, ये अतीक अहमद है, अपना कुत्ता लेके आया है, उस कुत्ते का हाथ जो मुख्यमंत्री ही रहे मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में पकड़ा रहा है। ये वॉशिंग मशीन ऐसी थी कि जो सबसे बड़ा माफिया डॉन था उसकी धुलाई हो जाती थी, और इसको सही किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मैं जवाब देना चाहूंगा, ये फर्क है, इसलिए कम से कम वॉशिंग मशीन पे ना बोला करो। पूरे दामन में काले दाग हैं, पूरे दामन में काले दाग है, इसीलिए जनता ने नकारा है। जवाब दीजिए, काउंटर का समय दूंगी मनोज यादव जी, आपका जवाब दीजिए, आपके पास 45 सेकंड। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, और टूटी साइकिल की बात करी। बड़े बेगैरत आप थे, जिस साइकिल पे चढ़ के अपर महाधिवक्ता बने उसी को तोड़ के चले गए। अच्छा नहीं लगा मुझको कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उसी साइकिल पे आप भी सवार थे, आपके पिताजी भी सवार थे। बेगैरती इसलिए आपको है, कम से कम इस तरह तो नहीं कहना चाहिए था। अगर इतनी भ्रष्टाचार पार्टी थी तो आपको बिल्कुल आपको और आपके पिताजी को भी नहीं रहना चाहिए था, इसीलिए चले गए थे क्या? अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश में, ओ माय गॉड, राज्यसभा सब तो ले लिया, उसके बावजूद भी आज इतनी दिक्कत है समाजवादी पार्टी से। मैं आरोप जो लगा रहा हूं वो काले धन के लगा रहा हूं। मोदी जी ने आज सदन में पर्सनल अटैक है, ये पर्सनल अटैक है। आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। नहीं मनोज यादव जी, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। अतीक अहमद की बात कही, गायत्री प्रजापति की बात कही, आप उसका जवाब दीजिए। मैं मुद्दे पे हूं, मैं अरे गायत्री प्रजापति, सारे प्रजापतियों पे जवाब दे रहा हूं। मैं मुद्दे से नहीं हटता कभी। इन्होंने जिन जिन पिक्चर को दिखाया उनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने भी किसी कुत्ते की फोटो दिखाई, नेताजी ने वो तो जानवर था उसके ऊपर हाथ रखा, मनुष्य रूपी भी कुत्तों पे हाथ रखा है, जो अपनी बेगैरत से अभी भी नहीं बाज आ रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी को छेड़ो मत। टोटी का रोजाना आप जिक्र करते हो ना, आज बता दे रहा हूं, जवाब सुन लो। उस टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से निकलेगा आपके पानी। याद रखिएगा गौरव भाटिया जी, ये बात मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूं, उसी टोटी से। क्योंकि झूठा आरोप लगाते हो। कहां है हजारों लाखों करोड़ रुपए जो स्विस बैंक में जमा था, जो बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी हर बात कहते थे? हमारे बात इधर उधर करने की कोशिश ना कर। जो सवाल है उसका जवाब आपने दिया नहीं। कुत्तों की बात आप कर रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक बयान है जो वायरल हो रहा है, और मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहूंगी।
नहीं नहीं, आम मुझे आदमी से नाविका आ जी सकते से हैं। टिप्पणी करी गई, मुझे 45 स्ट्रीट सेकंड डॉग दे से दीजिए। बुलडॉग ये गलत बन बात गए। है नाविका जी, नाविका जी गलत। ओके ऑल राइट 45 सेकंड मुझे चाहिए। 45 ले लो। मैं गौरव इनकी भाटिया जगह 6 लोगों काउंटर, को सही गौरव करूं। भाटिया काउंटर। हाँ गौरव भाटिया काउंटर। हाँ देखिए, मेरे लिए इन्होंने जो भी शब्द कहे वो इनके संस्कार हैं, और हो सकता है ये यादव परिवार के छेद गिनने में बहुत एक्सपर्ट हो, तो छेद गिनिए। लेकिन मैं बताता हूं कि जब दो बड़े बात करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही कूदते हैं। मेरे हाथ में क्या है देखिए, अखिलेश यादव पे जब सीबीआई ने, ये लोग कहते थे झूठा मुकदमा लगाया, उनकी गर्दन मुझे कोई सीबीआई ने दिक्कत नहीं। पकड़ ली मुलायम सिंह यादव की। ये देखिए नाम लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। शांत, बदतमीज आदमी, ए, शांत। जिसको ये देखिए, बचाया किसने? सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, उस नाम पर लिखा सवाल है उठाने की गौरव हिम्मत भाटिया। कैसे कर गए? कैसे शांत हिम्मत कर कराइए गए? इनको, वही बदतमीज तो मैं आदमी को सवाल शांत उठाता कराइए हूं। नाविका अरे जी। आप प्रधानमंत्री देखिए, के एक मिनट, एक मिनट, ऑर्डर 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 ऑर्डर, शांत प्लीज रहिए। एक दूसरे पर, एक दूसरे पर असंसदीय भाषा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें। नहीं, मैं तो कोई ऐसी माफ भाषा का कीजिएगा, इस्तेमाल नहीं मैं- करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल एक मुद्दे पर मैं अपनी बात मनोज पूरी करना चाहता हूं। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, स्पीच पे बात हो रही थी, वो कुत्ता मैं लेके आ मुद्दे पे गए, ही रहूंगा। वो कुत्ता लेके आ गए, तो फिर लो कुत्ते का जवाब भी लो। शांत हो गए, शांत हो गए। मनोज यादव जी जब आप बोल रहे थे, गौरव भाटिया, आपको मिलेगा। एक मिनट, मनोज यादव जी जब आप बोल रहे थे, गौरव भाटिया जी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत दूर हैं। ठीक है, आपने सवाल उठाया, गौरव भाटिया जी जवाब दे, आप बीच में ना बोले। लगाने के लिए नहीं बैठा हूं कि गौरव भाटिया विपक्ष पे आरोप लगाएंगे। गौरव भाटिया को जनता ने, देश की जनता ने इनकी सरकार को हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा ला है। ठीक है, हमसे सवाल मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, अगर आप सवाल उठाएंगे तो उनके पास भी हक है कोई सवाल उठाने का। अब मैं आपका फेडर डाउन, गौरव भाटिया जी 30 सेकंड जवाब दीजिए। धन्यवाद। 45 सेकंड दे दीजिएगा। सबसे पहले जब अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी की गर्दन सीबीआई ने पकड़ी थी, यूपीए का शासन था, उनको बचाने वाला जो व्यक्ति था वो मेरे स्वर्गीय पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी थे और मैं खुद था। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए पहले अपनी औकात और हैसियत जान के बात किया करो। छेद गिनने का इतने शौक है तो जाके यादव परिवार के गिनना। और सुनो, जो इंसान होते हैं ना वो बराबर से रिश्ता बनाते हैं, और तुम्हारे जैसे जो लोग होते हैं उनको पालतू कुत्ता बना के गले में पट्टा डाला जाता है, इसलिए चुप रहो। दूसरी बात मैं बताता हूँ इज्जत कितनी है। मायावती ने इनको गिरगिट बुलाया, गिरगिट हमने नहीं बुलाया, ये मायावती ने बुलाया जिनके साथ आप गठबंधन में थे। अखिलेश किसने कहा? कमलनाथ ने कहा। अजय राय ने क्या कहा मालूम है? आपके साथी है, उन्होंने कहा जो बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। और अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को कुर्सी से हटा दिया, ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा? ये आप मुझे बताइए। इसलिए बेइज्जती आपकी तब होती है जब आप लोग रेप को छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है ये बताते थे। मीडिया को गाली मत दो। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। सवाल कई हैं। एक मिनट, मैं ये डिबेट खोलना चाहती हूं क्योंकि बाकी पार्टीज के भी लोग यहां बैठे हुए हैं और सबका हक है बोलने का। मैं सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं। बिल्कुल। ओबीसी की बात की, अगर करप्शन की बात की तो सब चीजों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि आप लोग अगर चोरों के साथ या करप्शन करने वालों के साथ खड़े रहेंगे तो ये एक्शन रुकेगा नहीं। किस बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने ये वाला भी कहा। ओबीसी पर सवाल राहुल गांधी ने आज सुबह ही उठाया था, उन्होंने उस बात का भी जवाब दे दिया। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की भी बात बताई, सबसे बड़ी काउंसिल थी। अगर आपको इतना ही पिछड़ों के साथ प्यार था तो वहां भी कोई रिप्रेजेंटेशन दे देते। सवाल उठाना आसान होता है तहसीन पूनावाला जी, कई बार जवाब देना और अपने ही समय को पीछे देखना और उस पर कोई एक्सप्लेनेशन देना कई बार मुश्किल हो जाता है। मैं सवाल सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं और जनता भी यह जानना चाहती है, आप ईंटें मारे प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा जरूर मारे, आप विपक्ष हैं, आपको सवाल पूछने का हक है, ईंटें मारने का हक है, आपको क्रिटिसाइज करने का हक है, लेकिन आप
अच्छी बातें भूल जाते हैं और अपना समय भूल जाते हैं, क्या ये सही है? नमस्कार नाविका जी, कोई माननीय प्रधानमंत्री को ईंटें नहीं मार रहा। विपक्ष के तौर पे हम उनसे सवाल पूछते, और बचपन में मैं सीखा था मैंने कि अगर कोई कहे कि बारिश हो रहा है, कोई और कहे कि बाहर धूप है, हमारा कर्तव्य ये नहीं होता कि सिर्फ उनको कोट करे, हमारा कर्तव्य चेक करे कि वो सही कह रहे या नहीं करे। तो प्रधानमंत्री जी ने जवाब दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सच जवाब दिया। यही करप्शन की आप बात करते, बिल्कुल सही। अजीत पवार जी को क्यों लिया? छगन भुजबल के मामले में जाकर सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में यही ईडी ने कहा फाइल गुम गई है। तो दूसरे इनके विधायक जिनके पास 9 करोड़ रुपए कैश मिले, वहां जाकर कोर्ट में कहा हमने तो गलती से रेड कर दी, उनकी परमिशन नहीं ली रेड करने के पहले। यही हिमंता बिस्वा शर्मा जिस पर बीजेपी ने व्हाइट पेपर निकाला था, उनको आज अक्यूज से अप्रूवर बना दिया और सारा क्यों चेंज हो गया। चेक करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए किसी ने कहा तो उसको कोर्ट करते अरे उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। नाविका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, सब कुछ देश में इतना खुशल मंगल चल रहा है तो एनसीआरबी की डेटा क्यों है कि सबसे अधिक लोग भारत के इतिहास में आत्महत्या किए और ये वो पुरुष है जिनको नौकरियां नहीं मिल रही? क्यों सबसे ज्यादा भारतीय अपना पासपोर्ट छोड़ के जा रहे, सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोड़ के जा रहे, सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेशन दूसरे देशों में भारत से हो रहा है, एक सूबे से हो रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 40 वर्षों में भारत के अंदर है। नाविका जी, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और बोल दूं नाविका जी, प्लीज खत्म करने दीजिए। आज जब हम देश के 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, न मनोज भाई, न मैं, न कोई और, न यहाँ पे किशोर जी इसके खिलाफ है, हम उसमें गर्व लेते हैं। लेकिन 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के बावजूद अगर 45 वर्ष की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस मुल्क में है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि पैसा कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, हम जैसे प्रिविलेज लोगों को मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका यह मतलब है, इस पर अगर बातचीत हो, ये पत्थर मारना नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या विपक्ष अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? एक तरफ कहते हैं कि हाई नेटवर्थ वाले जो हैं वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। अरे भाई, अगर सूट बूट की सरकार है और अमीरों के लिए काम कर रही है तो अमीर भाग क्यों रहे हैं इस देश से? और दूसरी तरफ कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आई। एक तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो क्या वो गरीब नहीं है, उनके लिए काम नहीं हो रहा? और दूसरी तरफ अमीर अगर जा रहे हैं तो भी मोदी जी उनकी सेवा कर रहे हैं, तब भी वो जा रहे हैं। ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता कि ऑपोजिशन कितनी कंफ्यूज्ड है? कंफ्यूज नहीं। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण थोड़ा अलग था, और मैं बड़ी ईमानदारी से कहूं, जब मैंने भाषण सुनना शुरू किया तो मुझे लगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सचमुच अपने रंग में नहीं है, अपने रौ में नहीं है, तो बड़े हल्के से एक सामान्य जवाब देकर निकल जा रहे हैं। लेकिन जब पूरा भाषण मैं नोट करके बैठा तो मुझे ध्यान में आया कि उन्होंने महंगाई पर बाकायदा जवाब दिया, क्योंकि वो बजट अभिभाषण पर बोल रहे थे। अब ठीक है, कुछ लोगों को चिढ़ लग गई क्योंकि नेहरू जी के भाषण भी सामने आ गए, इंदिरा जी के भाषण भी सामने आ गए, लोग खोज रहे हैं, उसकी ऑडियो क्लिप जारी हो गई है, तो थोड़ी मुश्किल तो हो गई। फिर अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई तो बहुत उसका भी जिक्र होता है, सरकार से सवाल होना चाहिए। हम लोग भी बार बार ये कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट तो बड़ी समस्या है। तो समझ में आया कि ईपीएफओ का आंकड़ा बताता है कि 18 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। जब हम कहते हैं, जब तहसीन भाई कह रहे हैं, और मुझे मतलब कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि ये वाला आंकड़ा आएगा कि लोग छोड़कर जा रहे हैं, इसका जवाब तो खुद तहसीन पूनावाला को देना चाहिए। वो तो उसी सर्किल में उठते बैठते हैं। 140 करोड़ के देश में अगर 2 लाख 4 लाख लोग बाहर जा रहे हैं, ये देश आज जहां खड़ा है वहां से बहुत से लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इस देश की भी अपनी जो ताकत होगी वो दुनिया भर में स्थापित हो रही है। कैसे? उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी भारत में निवेश करने के लिए आती है। आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी को भारत का बाजार दिखता है। बाजार के साथ वो कहते हैं कि सिर्फ हमें इंडियन मार्केट नहीं चाहिए, भारत के जरिए दुनिया का बाजार चाहिए। अगर ये नहीं होता, वो पॉलिसी ठीक नहीं होती, तो शायद ये संभव नहीं होता। जब हम कहते हैं महंगाई दर, तो सामने आंकड़ा आ जाता है कि यूपीए के समय में तो 13-14% तक महंगाई दर चली गई थी। एनडीए के कार्यकाल में इस 10 साल में, और मैं कहता हूं जितने लोग नविका जी आपका शो देख रहे हैं वो सर्च करके खोज कर मैं जो कह रहा हूं इसको सत्यापित करें।
4 से 6% का टारगेटेड जो इन्फ्लेशन रेट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके भीतर रखा। अब मुश्किल कहां आती है? मुश्किल आती है कि जो कोविड काल का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, जो कोविड काल का इन्फ्लेशन का डेटा है, उस पर विपक्ष लड़ाई लड़ा है, वो आज की बात नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए जब निर्मला सीतारमण जी अपने बजट में कहती हैं एफडीआई का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया, यानी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सब कुछ कैंसिल ये करते चले जाते हैं, तो ये जनता को साफ साफ दिखता है। और वो अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उसको भला कैसे नकार देगी? तो वो तो अपनी बात ही लेकिन करने के लिए विपक्ष है कि नकारती चली जा रही है और ये जनता समझ रही है। मलूक नागर जी, सवाल मैं भी यही पूछ रही हूं और आज जनता भी यही पूछ रही है। और संजय मिश्रा जी का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है कि एक तरफ तो मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के दल सीट बंटवारा तो क्या उसके बारे में बात तक नहीं कर पा रहे। वहां अखिलेश जी कह रहे हैं राहुल हमें बताते नहीं है, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उनका भारत जोड़ो चल रहा है। ममता बनर्जी भी वही कहती हैं कि हमें तो बताया नहीं, हमें तो कुछ कहा नहीं, और 40 मिलेंगी इनको सीटें 400 में से। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने सटीक 370 की बात की है, 400 की बात की है। मैं पूछना चाहती हूं इस वक्त भुलेखे में कौन है, विपक्ष या मोदी जी? नविका जी, एक तो मुझे टाइम देना प्लीज, क्योंकि सबसे बाद में नंबर आपने मेरा दिया है। अभी हमारे साथी हर्षवर्धन जी ने, पत्रकार जी ने कहा बजट अभिभाषण पे बोल रहे थे। बजट अभिभाषण पे नहीं बोल रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब ये कहते हैं, जब सदन में माननीय प्रधानमंत्री खड़े होकर के कि पिछड़ों की बात और दलितों की बात करते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती है इसमें, परिवारवाद पे बात आके, पिछड़ों पे बात आकर के। एक तरफ राहुल गांधी जी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, पिछड़ी जाति से थे अखिलेश जी, अखिलेश पखलेश कह करके सारे 8% यादव भगा दिए, वहां इन्होंने, कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बना दी। राजस्थान में पहुंचते हैं तो वहां गुर्जर समाज के लोग जो 9% हैं, सचिन पायलट को धोखा दिया, वहां पिछड़े नहीं थे क्या वो? दूसरा, 2004 से 2014 तक सरकार थी, हम भी सपोर्ट कर रहे थे। वहां जब पिछड़ों की रिजर्वेशन की, महिलाओं की बात आई, महिलाओं के आरक्षण में जब पिछड़ों की बात आई, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं वो बिल पास कराया? यानी कि, और सरकार पूरे समय चलती रही। तो जब बीजेपी बात करती है पिछड़ों की और अब पिछड़ों की कांग्रेस बात करती है, अरे 68-70 साल में कांग्रेस और बाकी बीजेपी की सरकार भी 75 साल हो गए, क्या पिछड़ों को और दलितों को कह कह करके इसी तरह इनसे वोट लेते रहोगे, राज करते रहोगे, शोषण करते रहोगे? इनके लिए करा क्या? अब एक पक्ष को दूसरा कह देगा, दूसरा दूसरे पक्ष को कह देगा। मैं कहना चाहता हूं, तहसीन पूनावाला जी बैठे हैं, आंकड़े उठाओ। 1947 के बाद डीओपीटी स्टैंडिंग कमेटी में हूं मैं, 68-70% पद खाली पड़े रहते थे। आज भी 40%, 45% हर जगह पिछड़ों के और दलितों के पद खाली हैं। तो जो पीछे होता रहा उससे तो बेहतर हुआ है, लेकिन आज भी पिछड़ों को और दलितों को न्याय नहीं मिला है, उनके पद आज भी खाली पड़े रहते हैं। जहां तक बात आती है कांग्रेस के, हमारे तहसीन पूनावाला जी बैठे हैं, वहां आज भी नेता सदन सोनिया गांधी जी के बराबर में बैठ के बोल रहा था कि चाहे आप इधर बैठो चाहे उधर बैठो। अरे तुम खुद ही कह रहे हो, इसका मतलब बीजेपी की सरकार अगली बार आएगी। वो कंफ्यूज हुआ, उसने कहा फिर हम इधर बैठेंगे आप उधर बैठोगे। एकदम झटका लगा, उनको याद आया। कंफ्यूज है कांग्रेस लीडरशिप। 3 साल अध्यक्ष नहीं बना इनका। अध्यक्ष जिस दिन बना सनातन के खिलाफ बोला। उनका नेता सदन में बैठकर हमारे साथ में ऐसे ही बोलता है। वो सीधा बोलते हैं कि पूरे राष्ट्र की पत्नी महामहिम राष्ट्रपति को। आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूं नविका जी, पूरे देश के सामने विपक्ष का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। आपके प्रश्न का जवाब भी दे रहा हूं। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और पटना से नीतीश कुमार जी ने इस महागठबंधन, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसके हम हिस्सा नहीं थे, बनाए। और वहां जाके इन्होंने जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करके और विपक्ष इंडिया गठबंधन तोड़ो कर दिया। बिहार में चले गए, फिर बंगाल में पहुंचे, वहां जाके ममता जी को तोड़ दिया। वहां इन्होंने विपक्ष तोड़ने की बात कर दी। किस तरह लड़ पाओगे? और जहां तक 370 की 440 की बात है, अगर ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन रहता और कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाकर डिक्लेयर कर देते और माफी मांग लेते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में जो हमारे विधायक डाका डाल के ले गए, तो 100% आज यूपी विपक्ष की होती, हम लोगों की होती और बराबर की लड़ाई हो रही होती। इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की बैठती है, कांग्रेस की बैठती है,
क्योंकि कांग्रेस पे लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस में कंफ्यूजन है और लीडरशिप निभाना नहीं आता। नविका जी, तो आज कुछ भी कहते रहो, सबको सुनना पड़ेगा। जब तुम सही बात को सपोर्ट नहीं करोगे, 1913 जब लेजिस्लेटिव सिस्टम कलकत्ता में शुरू हुआ, 1947 के बाद वो भारातोड़ था। आज भारातोड़, बस खत्म कर रहा हूं। आज का भारातोड़ है, सही बात को सपोर्ट करोगे, जहां कमी रहेगी बिल्कुल, भारत आज का भारत और है, और आज पब्लिक सब कुछ समझती है, लेकिन कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस कभी भी किसी विपक्षी अलायंस का अलाइनमेंट होने ही नहीं देती। ये आज सब मान रहे हैं, मानना पड़ेगा तहसीन पूनावाला जी आपको भी, क्योंकि उधर अगर आप उद्धव ठाकरे जी को सुने तो उनके भी सुर थोड़े बदले बदले नजर आते हैं। क्यों किशोर तिवारी जी, सुर बदले बदले नजर आते हैं। मोदी हमारे दुश्मन थोड़ी हैं, हम तो साथ साथ चले थे। अब तक तो सुर किसी और का गा रहे थे, तीव्र सुर में चल रहा था राग, अब थोड़ा कोमल स्वरों में आ गया है। अब अगर आप क्यों थे किशोर जी, ये जो गीतों वाली और सुरों वाली बात है, इनको तो आप समझ ही रहे होंगे, और दर्शक भी पूछ रहे हैं। सुधीर का दिल्ली से सवाल है कि तीव्र स्वर से कोमल स्वर पर कैसे आ गए उद्धव ठाकरे। विपक्ष के लोग मोदी जी और बीजेपी की कमजोरी तो बताते हैं, लेकिन आपकी ताकत क्या है वो जनता को नजर क्यों नहीं आती, आप बताते क्यों नहीं है? नाविका जी, पहले तो मैं मोहन यादव जी को बता देता हूं कि मनोज जी ने जो कुछ भी कहा गौरव जी के लिए, तो पार्टियां तो लोग बदलते रहते, पॉलिटिकल ओपिनियन है, और उनका ओपिनियन उन्होंने बदला तो ठीक है। अभी बीजेपी में तो बहुत ही अच्छी प्रवक्ता बन के बैठे हैं, और पुराना इतिहास लेके अगर देखा जाए भारत में तो सारे लोगों ने अगर मतभेद है तो लोग नहीं बैठते। अब मैं बात कर रहा हूँ, और मैं एक बात कर रहा हूँ कि उद्धव जी की आपने बात की, हमने देखो महाराष्ट्र में अभी आप भी रहती है ना बंबई में, इसलिए मैंने बोला कि आज मैं मुंबई में ही हूँ। वैसे मैं दिल्ली में हूँ, वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आज मैं मुंबई में हूँ, आप ही के शहर में हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, देखो कोई बीजेपी का एमएलए गोली ना मार दे, क्योंकि आजकल तो पुलिस स्टेशन में गोली मारते हैं। हाँ, और मुझे एक बात बताइए, मैं महाराष्ट्र में ही हूँ, और महाराष्ट्र में एक मिनट है कि तहसीन जी मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में देखो 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। मत बोलो राष्ट्रीय चैनल पे, जहां देश की आर्थिक राजधानी में गोली वोली मारने की बात करो, कंट्रोल करो प्लीज, देश की छवि का ध्यान रखो यार। अरे भाई, हुआ है ना अभी एक मुल्क की, तुम यार है ना, मुझे भी मत बोलने देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ तो है ना हम उखाड़ देते, तुमको मालूम नहीं क्या? तो मैं अभी बता रहा हूँ नाविका जी महाराष्ट्र के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जब मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर जितनी किसान आत्महत्या हुई, उससे बरोबर दुगुनी आत्महत्याएं ये 10 साल में हुई। किसानों की आय बहुत कम हुई, और मुझे समझ में नहीं आया अब महाराष्ट्र में कितने घर बने ये बताएंगे, महाराष्ट्र में ग्रामीण व्यवस्था में कितना पैसा आया ये बताएंगे, किसानों के लिए जो आवंटित धन था बजट के अंदर उसमें से 1 लाख करोड़ इन्होंने डाइवर्ट किया। तो मुझे इनका सुजलाम भारत नजर नहीं आता ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, और किसानों का मैं नेता हूं, किसानों के किसानों के आप नेता हैं, तो थोड़ा बता दीजिए कि जब उद्धव जी की सरकार थी तब किसानों का आपने कितना हाल अच्छा किया, कितनी किस्मतें बदली, ये भी तो आपको जवाब देना चाहिए। नाविका जी लेकिन गौरव भाटिया जी, आपने सवाल उठाया, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। अरे मेरे को पूरा तो बोल लेते ना, गौरव भाटिया जी तुम्हारे लिए इतना अच्छा बोला, फिर भी तुम बीच में बोल रहे। अरे नहीं, तुम्हारी पॉलिसी गलत है। वैसे गौरव भाटिया जी के लिए बोल क्यों रहे हैं? अगर उद्धव ठाकरे जी का थोड़ा मन परिवर्तन हुआ है तो वो नजर आ रहा है किशोर तिवारी जी की बातों में भी। गौरव भाटिया जी, ये क्या चल रहा है? कौन सा नंबर डायल हो रहा है? कहां से क्या हो रहा है? कुछ बता दीजिए। तहसीन पूनावाला और मनोज यादव जी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, अरे भाई, हमको बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। मोदी जी और अमित शाह जी तारीफ करते हुए एक बात कहूंगा। किशोर जी सुनिए, आपकी तारीफ हो रही,
बोलो, नौटी मत बोलना। लेकिन किशोर जी की तारीफ इसलिए करना चाहूंगा, हम लोग चर्चाओं में आते हैं, अपनी अपनी पार्टी का हम लोग मत रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही जो सच्चाई है, इसके लिए साधुवाद। ये किशोर जी की जो शख्सियत है उसको दिखाता है। अब मैं उत्तर देता हूं। देखिए नाविका जी, सबसे बड़ी बात है मोदी जी क्यों एक ऐतिहासिक युग पुरुष है। मैं आपको बताऊं, आप सोचिए 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, अनुच्छेद 370 हट नहीं सकता, कोई छू नहीं पाया, हटा के दिखा दिया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। क्या यह सत्य नहीं है? भव्य राम मंदिर बनना लोग कहते थे असंभव है, मोदी जी आए, असंभव को संभव कर दिया। ये 55 साल में पहले नहीं हुआ था। और तीसरी बड़ी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में अभी हमने देखा कैसे अप्रूवल मिला है कैबिनेट से, अब वो कानून बनेगा, इतिहास लिखा जाएगा। मतलब 10 साल में जो 3 कार्य थे जो असंभव थे वो संभव कर दिए। इसके अलावा आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4था सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हमारा है, 3री लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोडक्शन की हमारी है, दूसरे नंबर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, और नंबर 1 लीडर नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में, जिनकी विश्वसनीयता अव्वल है। अब आते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी, अब मनोज यादव जी, अब आप बताइए क्या करेंगे? उधर किशोर तिवारी जी के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी के सुबह लग रहे थे, किशोर तिवारी जी के शाम को लग रहे हैं। अब आपका साथ दे नहीं रहे, गौरव भाटिया जी का साथ दे रहे हैं, तो ये तो अलाइनमेंट जो बिगड़ता चला जा रहा है, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो सच होता नजर आ रहा है, और पब्लिक भी पूछ रही है। राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, अभी तो अखिलेश जी अपने खुद के नेतृत्व में पहला चुनाव जीतकर दिखाना है, ये बात तो मनोज जी को भी पता है, फिर भी ऐसे तेवर क्या ठीक है? जनता पूछ रही है। अगर तेवर भगत सिंह जी ने नहीं दिखाए होते, तेवर चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिखाए होते, तेवर राजगुरु ने नहीं दिखाए होते, तो जिनका सवाल है उनकी पुश्तें भी गुलाम थी और ये भी गुलाम ही रहते। लड़ना पड़ता है, झुकना नहीं पड़ता है, और हम समाजवादी लोग हैं, लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। कितना बड़ा भी पहाड़ सामने आ जाए उसको पार करने में कदाचित देर नहीं लगाएंगे। कांग्रेस भी तो एक बहुत बड़ा पहाड़ थी, उसको समाजवादियों ने ही तो क्रॉस किया था। और ये युग तो पुरुष की साइकिल बात में बिठा लिया, युग पुरुष नहीं कमाल करते हैं, साइकिल पे बिठाया था कि नहीं आपने? अरे एक मिनट, मैं जवाब देता तब लड़ने का ख्वाब छूट गया था। देखिए गठबंधन की बात होगी, नहीं मैं कह रहा हूं अगर ये बात की जाए तो क्या नरेंद्र मोदी से कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा क्या? या नरेंद्र मोदी कितने ताकतवर हैं, तो नीतीश कुमार जी को क्यों ले लिया, फिर अजित पवार को क्यों लिया, फिर त्रिपाठी जी को क्यों लिया? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। मनोज यादव जी जब कहते हैं कि कांग्रेस को हमने करा दिया, इतना छोटा करा दिया, तो ये अलायंस के तेवर नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मनोज यादव जी दुरुस्त बात कह रहे हैं, उनकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। ये सच है कि कांग्रेस को मतलब एक तरह से कहें कि कांग्रेस को कट्टू साइज करने में समाजवादियों की बड़ी भूमिका रही, उस वक्त के जनसंघ के लोगों की भी बड़ी भूमिका रही, और आज कांग्रेस को कट्टू साइज करने में भी समाजवादियों की बड़ी भूमिका है। अगर आप ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार भी समाजवादी ही अंतिम समय में चले गए, अब वो कह रहे हैं कि अब लौट के नहीं आएंगे। अखिलेश यादव जी का बाकायदा मुझे ध्यान में है, उन्होंने जो बयान दिया और बहुत गंभीर बयान दिया था। अब मैं नहीं जानता हूं कि मनोज जी या जो समाजवादी पार्टी के दूसरे लोग हैं वो उसको ध्यान से सुन समझ रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी 50% वोट, 55% वोट, 60% वोट और कहीं कहीं तो 62% तक मत हासिल कर रही है। ऐसे में हमें जब तक अपना संगठन हम ठीक नहीं कर पाएंगे, किस एक साथ आने का कोई मतलब नहीं होगा। और ये सच है कि समाजवादी पार्टी इसीलिए करेगी 11 से अधिक विश्व शर्मा बिल्कुल स्थिति नहीं जाएगा। अच्छा, नारदा शारदा कब आएगा? आपके सवाल जारी रहेंगे और चुनाव भी जारी रहेगा। कुछ दर्शकों के और सवाल है। कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल है, क्या विपक्ष ऐसी टीम नहीं बना रहा जो किसी नियम कानून को नहीं मानती? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है। तहसीन जी, आपने खड़गे जी का बयान सुना क्या, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं? कैसा लगा आपको ये सुन के? अब तहसीन पूनावाला जी,
बड़ा ओबीसी राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा ओबीसी कह दिया, उस पर भी ऑब्जेक्शन है। लेकिन आपकी पार्टी में तो कार्यकर्ता को कुत्ता कह दिया, जिस पर आज आप ही की पार्टी से लोग उठाकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का ट्वीट सुन लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि बातें बहुत हैं, विपक्ष मुद्दे भी उठाता है। विपक्ष जब अलायंस पे आती है तो अलायंस नहीं कर पाता है, अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, कोई किसी को एक आंख नहीं भाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी पर बस यूं पिस्तौल ताने खड़े रहते। किसी चुनाव में किसी दल या गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी गारंटी चुनाव के पहले नहीं ली जा सकती। कम से कम हम जैसे पत्रकार तो नहीं ले सकते। लेकिन शायद यह पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री संसद के अंदर चुनाव बाद आने वाली सीटों के नंबर सटीक तरीके से बता रहे हैं। और आप जानते हैं कि संसद में कही गई बातें संसदीय रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं। इसलिए मोदी के कॉन्फिडेंस का लेवल चुनावी दावा कह देने से विपक्ष शायद 2024 चुनाव की बड़ी पिक्चर देखने से चूक सकता है। इसलिए जरूरी है कि मोदी की तैयारी के सामने विपक्ष अपनी कमर कसे, अपना अलायंस मजबूत बनाए, तभी मोदी का मजबूत मुकाबला कर सकता है। जनता चाहती है कि विपक्ष भी बहुत मजबूत हो, लेकिन क्या विपक्ष अपना ये गोल पहुंच पाएगा? मोदी को चैलेंज कर पाएगा? शायद मोदी को तो कोई इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। और अगर जनता भी ऐसे ही बिल्कुल मोदी के पीछे खड़ी होगी तो क्या अब की बार सच में 400 पार? ये तो जनता तय करेगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आप सबसे इजाजत और अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।